Hello students, welcome to Eduara. First of all, I would like to introduce myself, शशांक पाठक, फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी की घटना है। समूचे भारत की निगाह तराइन के मैदान पर टिकी हुई थी। एक तरफ विश्व विजेता कह सकते हैं तत्कालिक उत्तर भारत के चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज तृतीय पृथ्वीराज चौहान, और दूसरी तरफ टुकड़ी मात्र सैनिकों के साथ अपने पूरे आत्मविश्वास से भरपूर शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। देखिए, एक बात आप इस बात को स्वीकार करिए, विजय के लिए आपके पास बहुत बड़ी सेना हो, ठीक है कि यह चीज सुनिश्चित हो जाती है कि सफलता की ओर आप अग्रसर हो सकते हैं, लेकिन हो सकते हैं सफल होंगे ये मायने नहीं रखता जब तक ये कुशल नेतृत्वकर्ता आपके साथ ना हो। हम आगे आपको बताएंगे, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की सेना मात्र टुकड़ी भांति थी और राणा सांगा की सेना में लाखों लोग थे, लेकिन जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर कहीं न कहीं 2 कदम आगे बढ़ते हुए एक उच्च कोटि का सेनानायक निकला और खानवा के मैदान में आप देखेंगे 1527 ईस्वी में राणा सांगा को पराजित कर दिया था। हालांकि राणा सांगा अपने समय के सबसे योग्य सेनानायकों में से एक माने जाते हैं। खैर, वहां की बात को हम वहां करेंगे, पहले यहां समझिए। अब प्रश्न यह उठता है कि इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान से लड़ने के लिए 1191 में मोहम्मद गोरी जो मात्र टुकड़ी सेना लेकर के आया था, कैसे लड़ने को तैयार हो गया? तो यहां पर थोड़ा सा भारतीय पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है। दरअसल जब बाह्य आक्रांता भारत पर आक्रमण करते हैं और बड़े राजाओं के साथ युद्ध करने की सोचते हैं, तो उससे पहले उस राजा के पड़ोसी राज्यों के साथ भी अपने संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं। और अगर पड़ोसी राज्यों के साथ उस विदेशी आक्रांता का संबंध मधुर हुआ, बेहतर हुआ, तो निश्चित रूप से विजय की पहली लाइन लिख दी जाती है। कहानी कुछ इस प्रकार की, मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जटिल नहीं बनाना चाहता हूं, सहजता और सरलता ही मेरी पहचान और उसके बीच में मैं आपको रखना चाहता हूं। दरअसल शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी यहां के उन पड़ोसी राज्यों से संपर्क स्थापित करता है जो पृथ्वीराज चौहान के धुर विरोधी थे, और उनमें आप देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण राजा जयचंद। कहानी थोड़ी सी अलग है। आप अगर इस कहानी को समझ पाएंगे तो शायद तराइन के युद्ध की भूमिका आप समझ जाए। दरअसल उत्तर भारत में 3 महत्वपूर्ण शक्तियां शासन करती थी। बात को बारीकी समझना। उत्तर भारत में 3 महत्वपूर्ण शक्तियां शासन करती थी। दिल्ली और पंजाब के आसपास के क्षेत्रों में चौहान वंशीय शासक पृथ्वीराज चौहान, कन्नौज और उसके आसपास के क्षेत्रों में गढ़वाल वंशीय शासक जयचंद, बुंदेलखंड महोबा के आसपास के क्षेत्रों में या मध्य भारत में चंदेल वंशी शासक राजा परमार्दी देव। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तीनों विश्व विजेता बनने की कुवत रखते थे और तीनों में रिलेशन अच्छा नहीं था। जाहिर सी बात है कि महत्वाकांक्षा अच्छे अच्छे संबंधों को बिगाड़ करके रख देती है, और कई बार व्यक्तिगत स्वार्थ भी बड़े अच्छे संबंधों को बिगाड़ देती है। सारी कारण पर्याप्त थे। तीनों राज्यों के बीच में आपसी रिलेशन अच्छे नहीं थे। कहा जाता है कि अगर तात्कालिक समय में चौहान, चंदेल और गढ़वाल एक होते तो विश्व यानी ब्रह्मांड की कोई शक्ति उनको पराजित नहीं कर पाती। ऐसी स्थिति थी, इतनी बड़ी सेना थी, इतने बड़े योद्धा थे, लेकिन इन तीनों में रिलेशन अच्छा नहीं था। और सबसे मजेदार बात तो मैं आपको बताऊं, तीनों आपस में बड़े सगे संबंधी भी थे। सगे संबंधी कैसे थे, संक्षिप्त में मैं बता दूं। दरअसल इन्हीं राज्यों के मध्य में एक छोटा सा राज्य हुआ करता था, उरई, जिसका शासक था माहिल। माहिल की 7 बहनें थीं। अब भाव समझ में आ गया होगा, 7 बहनें हैं तो बात तो बनेगी ही। उनमें से एक बहन की शादी चौहान वंशीय शासक पृथ्वीराज चौहान के वहां हुआ। दूसरी बहन की शादी गढ़वाल वंशीय शासक जयचंद के वहां हुआ। अब जयचंद से हुआ था या उनके पिता से हुआ, इस बात को लेकर थोड़ा सा इतिहासकारों में मतभेद है, बट हम यह मान रहे हैं कि परिवार में हुआ। तीसरी शादी जो है उसकी बहन की चंदेल शासक परमार्दी देव से हुआ। बाकी बहनों की शादी को लेकर परेशान नहीं होना, वो थोड़ी देर बाद कहानी तभी मोड़ लेगी। तो इसका मतलब इन तीनों राजवंशी परिवारों में जो रिलेशन था, वो रिलेशन आप समझ गए होंगे कितना मधुर रिलेशन था। लेकिन दूसरी तरफ ये शासक भी थे और इनके साम्राज्य की सीमाएं भी सटी हुई थी। इतने घनिष्ठ रिलेशन होने के बावजूद भी एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे। अब इन तीनों के बीच की स्थिति के बारे में आपको बता दूं। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच रिलेशन कटु होने का कारण जयचंद की पुत्री संयोगिता, जो उस समय ब्रह्मांड सुंदरी थी।
कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान भाई राजा थे, एक से अधिक विवाह कर सकते थे। भाई वर्तमान संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन हो जाए तो कई सारे लोग प्रयास करेंगे, बट उस समय उन्हीं का संविधान था। तो पृथ्वीराज चौहान का दिल आ गया किसके ऊपर? संयोगिता के ऊपर। मैं इसको कहानी और मतलब आपको एंटरटेन नहीं कर रहा, बट ध्यान रखिएगा इस बात को जब आप समझेंगे जब ही आप मोहम्मद गोरी की विजय को ठीक से समझ पाएंगे। नहीं तो टुकड़ी मात्र सेना और इतने बड़े बादशाह सम्राट को पराजित कर दे, तो जाहिर सी बात है कि एक सोचने वाली बात है। तो यहां पर था क्या कि पृथ्वीराज चौहान जयचंद की पुत्री संयुक्ता से प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और ये बात जयचंद को अच्छी नहीं लगी। कहीं न कहीं उनके बीच में तनाव बनता गया। तो यहां पर आप देखेंगे दिल्ली और कन्नौज के बीच में रिलेशन खराब होने का एक कारण यह भी था। दूसरा तो सीमा संबंधी विवाद तो था ही, एक कारण यह भी था। अभी हम संयोगिता के बारे में और डिटेल में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं दिल्ली और जो है चंदेल शासकों के बीच में। दिल्ली और चंदेल शासक यानी कि आप देखेंगे कि जो पृथ्वीराज चौहान है और परमार्द देव हैं, उनके बीच का भी रिलेशन खराब इसलिए था कि उनमें भी इसी प्रकार के प्रकरण थे। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की एक पुत्री थी बेला, वो भी बहुत खूबसूरत थी, और जो परमार्द देव थे चंदेल शासक, उनका एक पुत्र था ब्रह्मा। तो कहा जाता है कि ब्रह्मा मोहब्बत करता था बेला को, और दोनों ने एक दूसरे के साथ कसम खा ली थी कि तुझको ही कहानी बनेगी। उधर पृथ्वीराज चौहान मोहब्बत कर रहे हैं जो है जयचंद की पुत्री संयोगिता से, कहानी उधर बिगड़ी हुई है। इधर अब आपके मन में आ रहा होगा कि पृथ्वीराज चौहान की एज क्या रही होगी। मैंने आपसे पहले भी बताया कि कई विवाह करते थे, पहले जो विवाह किए उनसे उत्पन्न संतान बेला। तो बेला मोहब्बत कर रही है ब्रह्मा से, और अब आप कहोगे, आपके दिमाग में प्रश्न भी आ रहा होगा कि सर इसमें क्या था, मोहब्बत करना कौन सा गुनाह है, और एक राजा दूसरी राजा के साथ विवाह क्यों नहीं करेगा अपनी पुत्री का? लेकिन समस्या यह थी कि राजपूतों में और मुगलों में एक कहानी मैं आपको बता रहा हूं, जिस राजपूतों मुगलों में नहीं, भारतीय कल्चर की बात है, जिस घर में बेटी ब्याही जाती है वह घर अपने से श्रेष्ठ माना जाता है। तो एक बात बताइए, जयचंद अपनी पुत्री का विवाह चौहान शासकों के वहां करता तो जाहिर सी बात वो श्रेष्ठ हो जाता। जयचंद कभी इस बात को स्वीकार नहीं करना चाह रहा था। यही काम चंदेल शासकों का था, और यही काम पृथ्वीराज चौहान अपने आप को दिल्ली का इतना बड़ा शासक समझता था, वो अपनी बेटी का ब्याह कैसे कर सकता था ब्रह्मा से, यानी कि परमार्थ देव से। लेकिन जिनके बेटे थे सबने कसम खा ली थी। जैसे पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता के लिए कसम खाई, वैसे ब्रह्मा ने बेला के लिए कसम खाई। तो ये कहानी तो बनी। उधर एक और रोचक दास्तां क्या थी? दरअसल जो 7 बहनों वाली कहानी हम बता रहे थे, उसमें उसका एक भाई था, इसका नाम था माहिल। तो माहिल क्या था, माहिल की और 4 बहनें थी। उनमें से 2 बहन मैं संक्षिप्त में बता दूं, क्योंकि बहुत विस्तार नहीं, लेकिन बहुत रोचक बात है, तभी आप इन तीनों राजवंशों की कहानी समझ पाएंगे। माहिल की 3 बहनें जो अलग अलग जगहों पर ब्याही गई, बाकी 4 बहनों की कहानी मैं बता रहा हूं। दरअसल जो चंदेल शासक थे, यानी कि परमार्द देव, उनके 2 योग्य सेनापति हुआ करते थे। बात को बारीकी समझिएगा, जिनका नाम था जक्षराज और बक्षराज। किसके सेनापति थे? चंदेल शासक परमार्द देव के। दरअसल जक्षराज और बक्षराज के बारे में कहा जाता है ये जनजातीय थे, ये जंगलों से आए हुए थे। ये किस कुल खानदान के थे, इस बात को लेकर के इतिहासकारों में पर्याप्त मतभेद है। लेकिन कहा जाता है कि जक्षराज और बक्षराज की कौशल वीरता से राजा परमार्द देव इतना खुश हुआ कि अपनी सेना में इनको योग्य सेनापति बना दिया। लेकिन जब ये सेनापति बनते हैं, उससे पहले जब ये सैनिक बनते हैं, तो किशोरावस्था में थे, शादी ब्याह नहीं हुआ था। धीरे धीरे उस उम्र को प्राप्त किए जिस उम्र में ब्याह की जरूरत होती है, भाई गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना होता है। दिक्कत यह थी कि जक्षराज और बक्षराज से कोई ब्याह करता ही नहीं था, क्योंकि गुण और धर्म के आधार पर क्षत्रिय हो चले थे, जात के आधार पर जनजातीय थे, तो किसी भी राजपूत घराने से रिश्ते नहीं आते थे। हास्यास्पद कहानी तब उत्पन्न होती है जब एक बार राजा परमार्द देव ने अपने दोनों सेनानायक जक्षराज और बक्षराज को बुलाया और कहा कि आजकल युद्ध में या नीतियों में मन नहीं लग रहा है बनाने में। मुस्कुराते हुए दोनों भाइयों ने कहा कि हमें भी गृहस्थ जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, और हम तुमको वचन देते हैं कि जल्दी ब्याह होगा। अब आप समझ गए होंगे इशारा यह हो गया कि यहां पर परमार्द देव ने सोचा कि उनकी 4 सालियों में से 2 साली अभी और भी एडजस्ट हो सकती हैं इधर। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। अब और जो जक्षराज और बक्षराज हैं, ये भी यही चाह रहे थे, लेकिन कह कैसे सकते हैं, एक राजा दूसरे जनजातीय सेनापति। लेकिन जब परमार्द देव ने इस बात को कहा तो इनके अंदर अपार हर्ष हुआ।
लेकिन ये हर्ष बहुत समय तक नहीं रहा। 2-4-6 दिन के बाद बातें खत्म हो गई, फिर तनाव हो गया। तो अंत में परमार्थ देव को लगा कि हमें वचन निभाना चाहिए। तो उन्होंने माहिल को बुलाया। माहिल जो इनके रिलेशन में साले साहब लगते थे, जो कि उरई का शासक था। माहिल से उसने कहा कि आप जो है, आप अपने 2 बहनों की शादी हमारे सेनापतियों से कर दें। माहिल ने कहा, ये कैसे हो सकता है? मेरे एक बहन की शादी दिल्ली नरेश, दूसरे बहन की शादी गढ़वाल नरेश, तीसरे बहन की शादी चंदेल नरेश आपके वहां, तो मैं बाकी इन 2 बहनों की शादी जनजाति से कैसे कर दूं? उन्होंने कहा, नहीं करना होगा, क्योंकि मैंने वचन दे दिया है। और कहा जाता है, यहीं पर आप देखेंगे परमार्थ देव ने जबरदस्ती उन 2 बहनों की शादी अपने मंत्रियों से करा दिया, यानी कि सेनापतियों से करा दिया। यहां पर माहिल कसम खाता है कि इसका बदला मैं उसी प्रकार लूंगा जिस प्रकार। समझ में आ रहा है? मतलब उसने कहा कि जब तक मैं चंदेल शासकों का उन्मूलन नहीं करा लेता, तब तक मुझे चैन नहीं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से द्वापर युग में शकुनी ने किया था कि जब तक मैं कुरुवंश का विनाश नहीं करता, तब तक मुझे चैन नहीं। कहानी वही होती है। अब माहिल चूंकि रिश्तेदार सबका कॉमन, सबको लड़ाने का प्रयास करता है। कभी ब्रह्मा से मिलता है और कहता है कि आप तनाव मत लेना भांजे, मैं दिल्ली जाऊंगा और पृथ्वीराज चौहान से बोलूंगा कि ब्रह्मा जैसा कोई योग्य वर नहीं है और आप अपनी पुत्री का विवाह करें। वहीं पर दिल्ली जाकर के पृथ्वीराज चौहान से बोलता है कि सम्राट, ब्रह्मा तो कह रहा था कि पृथ्वीराज चौहान रोक करके दिखाएं। यह स्थिति बन रही थी, उसी को मामा माहिल बोलते हैं। तो इस बात को समझना है। कहने का मतलब मैं थोड़ा सा इस रिलेशन को इसलिए बता दिया ताकि आप इस स्थिति को समझिए। इनके बीच का रिलेशन ऐसा था। हालांकि इस कहानी को बहुत विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है, बट इतनी बात आपको समझना है। आगे कुछ और महत्वपूर्ण सेगमेंट होंगे जिन पर मैं कहानी को बहुत धार दूंगा। बहुत शानदार कहानी है, उसको आके मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर आप देखेंगे अभी तक इतनी बात को करने का तात्पर्य था कि माहौल किस प्रकार का था। इसीलिए आप देखेंगे पृथ्वीराज चौहान अकेले, जयचंद अकेले और जो है परमार्थ देव चंदेल शासक अकेले। अब जब इतनी सारी बातों को मोहम्मद गोरी समझता है, तब 1191 में तराइन के मैदान में अपनी सेनाओं के साथ आ धमकता है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पृथ्वीराज चौहान इतना कमजोर था। पृथ्वीराज चौहान ने उस समय, कुछ इतिहासकारों ने कहा कि कई देशी राज्यों के साथ मदद की गुहार की थी। कुछ लोगों ने उनका सहयोग भी किया, वैसे खुद अकेले भी सक्षम थे। बट जो भी है, जंग की तैयारी शुरू। आमना सामना, रण का मैदान, तराइन, एक ऐसा जंग जिसकी शुरुआत ही खत्म हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान के सामने मोहम्मद गोरी कांपने लगता है और रण छोड़कर भागता है। पहला युद्ध, पृथ्वीराज चौहान की विजय। लेकिन जब वो भाग रहा होता है तो उसमें पृथ्वीराज चौहान को उसका पीछा करके उसका वध कर देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने अपने राजपूत परंपरा का निर्वहन किया और इन्होंने कहा कि भागते हुए व्यक्ति को मैं नहीं मारता। और इस तरह से पृथ्वीराज चौहान तराइन का युद्ध जीत तो गए, लेकिन मोहम्मद गोरी बच गया। वर्ष नहीं बीता था, पुनः मोहम्मद गोरी आगे बढ़ेगा और इस बार राजा जयचंद के साथ मिलकर के। उधर राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच का रिलेशन आपको पता है। कहानी की शुरुआत और अंत इस प्रकार देखी जा सकती है कि एक बार राजा जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को अपमानित करने के लिए एक नई योजना बनाई। सच या झूठ अलग देखा जा सकता है। उसने अपनी पुत्री संयोगता का स्वयंवर रचा और कहा कि जयचंद ने संयोगता का स्वयंवर रचा और उसमें देश कोष के राजा महाराजा आए हुए थे, लेकिन उसने पृथ्वीराज चौहान को निमंत्रण नहीं दिया था। लेकिन संयोगता और पृथ्वीराज चौहान की कहानी प्रेम कहानी अमर। पृथ्वीराज चौहान ने संयोगता से कहा कि मैं आऊंगा और आपको स्वयंवर से लेकर के जाऊंगा। चारों तरफ स्वयंवर सजा हुआ था, पहरेदार थे, बड़े बड़े रणबांकुर लोग तैनात थे कि पृथ्वीराज चौहान ना आने पाए। द्वारपाल के रूप में, सेवक के रूप में जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा बना दी थी। इसके भी पीछे कई सारी कहानी है। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान परेशान थे कि क्या किया जाए, कैसे क्या किया जाए। तो पृथ्वीराज चौहान का एक भाट था। भाट मतलब कि जो दरबार में राजा की प्रशंसा करते हैं, लेकिन वह भाट बहुत बड़ा योद्धा था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रबरदाई की। चंद्रबरदाई उनके भाट थे, प्रशंसक थे, लेकिन एक बहुत बड़े योद्धा थे। तो चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान आपस में बात करते हैं। चंद्रबरदाई ने कहा कि महाराज स्थिति ठीक नहीं है, जाना जरूरी नहीं। उन्होंने कहा नहीं, हमने वचन दिया है तो निभाऊंगा। तो चंद्रबरदाई ने कहा कि ठीक है, हम भी आपका साथ देते हैं। एक और बातें इसी में जोड़ते हैं जो कि यथार्थ है। चंद्रबरदाई अब कैसे वहां पर जाता? पृथ्वीराज चौहान ने कहा चंद्रबरदाई से कि आप अकेले जाओ और अपने रूप को बदल करके।
चंद्रबरदाई ने कहा कि महाराज अकेले हम नहीं जाएंगे, हमारी एक प्रेयसी है, प्रेमिका, उसका नाम चकोरी है, हम दोनों साथ जाएंगे। तो यहां पर चंद्रबरदाई और चकोरी दोनों साथ जाते हैं रूप बदल करके और वहां पर नृत्य करते हैं, संगीत करते हैं, लोगों को जो है बीच बीच में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं तो उससे पहले लोगों को बीच बीच में उसका मनोरंजन करके समय निकालते हैं। चकोरी धीरे से जाकर के संयुक्ता से बोलती है कि अभी किसी के गले में माला नहीं डालना है, पृथ्वीराज चौहान आएंगे। और घटना ऐसे घटती है कि वहां पर पृथ्वीराज चौहान आते हैं और संयुक्ता के साथ जो है का वर्ण करके चले जाते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे अपमान था जो है जयचंद का। अब जयचंद मोहम्मद गोरी के साथ मिल जाता है, लेकिन अभी तक तो हम आपको एक कहानी के माध्यम से बता रहे थे, अब आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनिए। क्योंकि जयचंद यानी कि गढ़वाल राजवंश यानी कन्नौज क्षेत्र दिल्ली के साथ सटा हुआ है। जयचंद सोचा कि अगर मैं मोहम्मद गोरी का साथ देता हूं, देखिए जयचंद निश्चित रूप से देशद्रोही हो जाता है, राष्ट्रद्रोही हो जाता है, लेकिन हमको उस भाव से जयचंद को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उस समय भारत कोई एक भारत नहीं था। इसी भारत में कई सारे देश थे और हर देश का अपना संविधान था। चौहानों का अपना अलग संविधान, चंदेलों का अपना अलग संविधान, कन्नौज का अपना अलग संविधान। तो यहां पर उस राष्ट्रद्रोह देशद्रोह की बात नहीं करनी है। भाई जयचंद भी तो महत्वाकांक्षी था। तो जयचंद ने क्या किया, जयचंद ने सोचा कि मोहम्मद गोरी को मैं सहयोग करूंगा, सपोर्ट करूंगा, तो मोहम्मद गोरी जब युद्ध लड़ेगा तो पृथ्वीराज चौहान भी लड़ेगा उससे। यहां पर मैं फिर कह रहा हूं, थोड़ा सा कॉन्शियस चेतना युक्त हमारी बात को सुनिएगा। बात यह है कि जब मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान लड़ेंगे, जयचंद साथ नहीं देगा, साथ देगा मोहम्मद गोरी का। तो जयचंद सोचा कि जब मैं मोहम्मद गोरी का साथ दूंगा, इसमें देखिए अगर मोहम्मद गोरी की विजय होती है, बात को समझिएगा, तो यहां पर जयचंद ये सोचा कि मोहम्मद गोरी की अगर जीत होगी तो मोहम्मद गोरी शासन थोड़ी ना करेगा, वो तो लूट करके और जाएगा और कहेगा मुझसे कि मित्र दिल्ली आपका है। क्योंकि मोहम्मद गोरी के पहले जितने भी लोग आक्रमण किए हैं सिर्फ धन लोलुपता की वजह से किए हैं और धार्मिक प्रचार प्रसार के दृष्टिकोण से। जयचंद को यह बात समझ में आ रही थी कि यह आक्रमण करेगा, धन लूटेगा और चला जाएगा और पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो जाएगी और दिल्ली हमें दे देगा, हमारा साम्राज्य विस्तार हो जाएगा। दूसरी बात कि अगर पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है और मोहम्मद गोरी की पराजय होती है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, रण जब होता है तो दोनों तरफ से सेनाएं मारी जाती हैं। विजय को प्राप्त करने वाला वह भी कमजोर हो जाता है पहले की तुलना में। और यहां पर जयचंद ने सोचा कि अगर पृथ्वीराज चौहान विजय को भी प्राप्त करता है तो उस विजय में भी तो उसके नुकसान होंगे, कई सारे सैनिक मारे जाएंगे और ऐसे में मैं आक्रमण करके दिल्ली को अपने नियंत्रण में ले लूंगा। यह भी था कि मैं दिल्ली को अपने नियंत्रण में ले लूंगा। तो इस प्रकार के सोच विचार से युद्ध होते हैं। और जब दूसरा युद्ध हुआ तो इस युद्ध की कहानी मैं आपको बता दूं कि पृथ्वीराज चौहान बंदी बना लिए गए। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया। अब पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लेने के बाद स्थिति क्या बनी, उनके साथ क्या हुआ, इस बात को लेकर के इतिहासकारों में पर्याप्त मतभेद है। हम तीन महत्वपूर्ण बात बताते हैं। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को जब बंदी बनाया गया तो मोहम्मद गोरी उनको गोर ले गया या फिर सीमा क्षेत्र से बाहर ले गया। दूसरी बात कही जाती है कि पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई दोनों वहां से युद्ध क्षेत्र से भाग निकले, लेकिन भागते हुए एक नदी के किनारे से निकल रहे थे और वहां पर गोरी के सैनिकों ने उनको पकड़ लिया और उनकी हत्या कर दी। तीसरी बात यह है कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को अपने अधीन करके दोबारा से आमेर का शासक बना दिया, जयपुर के पास। जब वो आमेर का शासक बने तो उनको बड़ा अपमान लगा कि मैं दिल्ली नरेश और मैं आमेर का शासक। और आमेर का शासक बनने के बाद उन्होंने पुनः विद्रोह कर दिया और जिसके बाद फिर उनकी हत्या होगी। तो कई सारी बातें हैं। पृथ्वीराज चौहान के मृत्यु की कहानी उसी प्रकार उलझी हुई है जिस प्रकार सुभाष चंद्र बोस और भी कई महत्वपूर्ण घटनाओं को हम देख सकते हैं कि क्या हकीकत है। खैर जो भी है, एक यहां पर घटना है, चंद्रबरदाई जो उनके भाट थे, कवि थे, जिन्होंने पृथ्वीराज रासों में उल्लेख किया, मैं उसकी बात देना चाहता हूं कि कहा गया है कि, बात को समझिएगा, कहा गया कि जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाया तो उनके साथ चंद्रबरदाई भी थे। और वहां पर यह घटना यह है कि मोहम्मद गोरी जब उनको मारना चाह रहा था तभी चंद्रबरदाई ने कहा कि सुल्तान मेरी बात सुनिए, हमारे जो सम्राट हैं, हमारे जो राजा हैं, इनकी योग्यता और कौशल को भी देख लीजिए, ये बहुत बड़े कलाकार भी हैं, ये शब्दवेदी बाण चलाते हैं, यानी कि इनकी आंखों पर आप पट्टी बांध देंगे और आप शब्द बोलेंगे, उस शब्द की ध्वनि को सुनकर के ये बाण चलाते हैं। तो मोहम्मद गोरी खुश हुआ, कहा कि बिल्कुल हम इस कला को देखेंगे। पोजीशन अपना ले लिया मोहम्मद गोरी, एक जगह बैठा, सामने पृथ्वीराज चौहान, आंखों पर पट्टी बांध दी गई। कुछ इतिहासकारों ने कहा कि आंखें निकाल दी गई थी
खैर जो भी हो, अपने से उससे कोई मतलब नहीं, आंखें पट्टी बंधी या निकाली गई, लेकिन आंख बंद कर दिया गया, ये भाव समझना है। कहानी शुरू होती है। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को चंद्रबरदाई ने इशारा किया और उस दूरी को बता दिया जितनी जितनी दूरी पर मोहम्मद गोरी बैठा था, और उस दूरी को बताने के लिए जो लाइनें उसने पढ़ी, आप देखेंगे आलाखंड में लिखा हुआ कि 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, और ताही पे सुल्तान है मत चुक्यो चौहान। मतलब कि 4 बांस 24 गज, उसके बाद अंगुल अष्ट प्रमाण, ताही पे सुल्तान है मत चुक्यो चौहान। देखिए अब इतने बड़े गणितज्ञ थे, वही बता सकते हैं कि कैसे कैसे मेजर कर लिए थे। हम तो ये भी नहीं समझ पाते कि बांस की लंबाई कितनी रही होगी, बट जो भी है, हास्यास्पद स्थिति अलग और भाव अलग। और कहा जाता है कि इस दूरी को, इस डिस्टेंस को उन्होंने अपने दिमाग में तय किया और शब्द वेदी वहां चलाया और मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है।